नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट मोतीराम जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी मोतीराम जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पिछले 14 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। इस पेशे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। पर कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक अनुभव सुनाने जा रहा हूं। यह बात उस साल की है जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था। मैं लगातार 3 लंबे चक्कर मारकर घर लौटा था और बुरी तरह थक गया था। मेरे मालिक ने खुद कहा था, सुरेश, अभी काम कम है, तू 10 से 15 दिन आराम कर ले, फैमिली के साथ टाइम बिता। मैं खुश था। आखिरकार बिना टेंशन के घर बैठने का मौका मिल रहा था। मैंने सोचा कि अब पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, नन्ही बेटी को गोद में उठाऊंगा, बड़े बेटे के साथ खेलूंगा। 4 दिन बीत गए थे। एक शाम में आंगन में खाट पर लेटा आराम कर रहा था कि अचानक मेरा फोन बजा। मैंने देखा मालिक का नंबर। हेलो सर, मैंने उठाया। सुरेश, कहाँ है तू? घर पर ही तो हूं, आपने ही तो छुट्टी दी थी। हाँ, पर एक इमरजेंसी वर्क आ गया है और यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैं चौंका। क्या काम है सर और कहाँ जाना है? मालिक की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। तू बस इतना जान कि यह बहुत स्पेशल डिलीवरी है, तुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बस मेरे कहे अनुसार चल। पर सर, मैं तो थक गया हूं अभी तो। सुन सुरेश, उन्होंने मेरी बात काटी, यह तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पेमेंट तेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। बस तू मेरे गोदाम पर आ जा अभी। उन्होंने फोन काट दिया। मैं फंस गया। एक तरफ परिवार के साथ बिताने के पल, दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, एक और ट्रिप है, इसे करके आता हूं, फिर लंबी छुट्टी लूंगा। वह नाराज हुई पर मान गई। मैं जल्दी से तैयार हुआ और गोदाम की ओर निकल पड़ा। जब मैं गोदाम पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। मेरा ट्रक पहले से ही लदा हुआ खड़ा था। माल को काले रंग की मोटी तिरपाल से ढक दिया गया था। मालिक साहब वहीं खड़े थे। आ गया, जल्दी कर, उन्होंने कहा। सर, आखिर ये क्या सामान है जो इतनी गोपनीयता से भेजना पड़ रहा है? मैंने पूछा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। सुरेश, मैंने कहा था ना, कुछ मत पूछो, बस डिलीवर करना है। ये ले, ये कहां पड़ता है सर? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तू रास्ता चलाना जानता है, मैं तुझे रूट बताता हूं। उन्होंने मेरे हाथ में एक मोटा लिफाफा थमाया। ये तेरा एडवांस। मैंने लिफाफे में झांका। नोटों के बंडल देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। यह सच में एक ट्रिप का बहुत ज्यादा पेमेंट था। सर, एक बात बताइए, किसी खतरनाक चीज का तो सामान नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। पर उनकी आंखें मेरी नहीं मिला रही थीं। बस डिलीवरी करके सीधे वापस आ जाना, किसी से बात नहीं करनी। और सबसे जरूरी बात, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, तू ट्रक मत रोकना, किसी की मदद मत करना, चाहे कोई कितना भी रोता चिल्लाता हो। क्लियर? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर सर, सुरेश, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, बस ये एक ही बार का काम है। मैंने झिझकते हुए हाँ में सिर हिलाया। कागजात लिए ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और उस अंधेरी रात में निकल पड़ा। शुरुआती कुछ घंटे सामान्य रहे। हाईवे पर ट्रक चल रही थी। रात के करीब 11 बजे मैं पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। यहां सड़क सुनसान और घुमावदार थी। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। तभी अचानक, रुको, मेरी मदद करो, एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की। हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, सिर्फ सड़क और घना अंधेरा। शायद मेरा दिमाग खेल कर रहा है, मैंने सोचा। थकान के कारण होगा। मैंने फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब आधे घंटे बाद
मुझे दूर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां एक मंद रोशनी जल रही थी। मुझे भूख लगी थी। सोचा कुछ खा लूं, चाय पी लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने ट्रक वहीं रोकी। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो स्टोव पर चाय बना रहा था। भैया, एक चाय और 2 पराठे, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। मैं एक बेंच पर बैठ गया। तभी ढाबे के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी अंदर आए। वे बहुत थके हुए लग रहे थे, कपड़े गीले थे। उन्होंने मेरे सामने वाली बेंच पर बैठकर चाय मंगवाई। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देख रहा था। कुछ पल बाद उसने पूछा, बेटा, ट्रक वाले हो क्या? हाँ, मैंने जवाब दिया। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें आगे जाना है। क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? मैं चौंका। वह जगह जहां उन्हें जाना था वह मेरे रास्ते में ही पड़ रही थी। पर मालिक की चेतावनी याद आई, किसी की मदद मत करना। माफ करना बाबा, मैं अकेला हूं और कंपनी का रूल है, मैंने मना कर दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, इस उम्र में इस अंधेरी रात में हम कहां जाएंगे? हमारा बेटा बीमार है, उससे मिलने जा रहे हैं। मेरा दिल पसीज गया। ये बूढ़े लोग थे, कोई खतरा नहीं। मैंने सोचा, बस इन्हें ड्रॉप कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैंने कहा। उनके चेहरे पर राहत दिखी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वे दोनों मेरे ट्रक में बैठ गए। बूढ़ा आदमी आगे बैठा, औरत पीछे। ट्रक फिर से चल पड़ी। बारिश तेज हो गई थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, बेटा, एक बात बताऊं, तुम्हें पता है तुम क्या ढो रहे हो? मैं चौंका। क्या मतलब? मैं कहता हूं, ट्रक में जो है वो सामान नहीं है। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गर्दन से टकराया। मैंने साइड मिरर में देखा। पीछे बैठी बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी बेमानी मुस्कान। और फिर ट्रक के पीछे से एक आवाज आई, वही आवाज जो मैंने पहले सुनी थी। रुको, मुझे बाहर निकालो। मेरी सांसें रुक गईं। वह आवाज सीधे ट्रक के पीछे से आ रही थी, जहां मेरा माल लदा हुआ था। मैंने साइड मिरर में पीछे देखा। काले तिरपाल के नीचे कुछ हिल रहा था। ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब पहले जैसी लाचार नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। तुमने अपने मालिक की बात नहीं मानी। तुमने हमें ट्रक में बिठा लिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या ढो रहे हो। मैंने ब्रेक मारना चाहा, पर मेरा पांव ब्रेक पर नहीं जा रहा था, जैसे कोई उसे जकड़े हुए था। चलते रहो, बूढ़ी औरत ने पीछे से कहा। उसकी आवाज अब युवा लग रही थी। हम अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। ट्रक खुद ब खुद चल रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर लग रहा था जैसे कोई और उसे संभाल रहा हो। रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था। दोनों तरफ घने जंगल। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं। तुम लोग कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा। उसकी हंसी कर्कश थी। हम तो बस राहगीर हैं सुरेश, तुम्हारे जैसे। बस हमें थोड़ा लंबा सफर तय करना है। तभी ट्रक के पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार और जोर से, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरा खून जम गया। ये कोई औरत की आवाज थी, युवा औरत की। मैंने जोर लगाकर ब्रेक मारा। ट्रक रुक गई। मैं तुरंत उतरना चाहता था, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। देख लो, बूढ़े आदमी ने कहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद देख लो कि तुम क्या ढो रहे हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी निकाली और ट्रक से उतरा। बारिश में भीगता हुआ मैं ट्रक के पीछे की ओर गया। तिरपाल हिल रही थी, जैसे कोई अंदर संघर्ष कर रहा हो। मैंने तिरपाल का एक कोना उठाया। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, कोई नहीं था। सिर्फ लकड़ी के बक्से थे जो साधारण सामान की तरह दिख रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं सब कुछ गलत समझ रहा था। शायद थकान और तनाव के कारण मैं चीजें सुन रहा था। तभी एक बक्से से हल्की सी खटखटाहट की आवाज आई। धक धक धक, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी और औरत भी ट्रक से उतर चुके थे। वे मेरे पीछे खड़े थे।
देख लिया? बूढ़ी औरत ने पूछा। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी। अब समझ में आया कि तुम्हारा मालिक क्यों इतना पैसा दे रहा था। यह क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। वह जो तुम सुन रहे हो, बूढ़े आदमी ने कहा, वह तुम्हारा सामान है और हम उसे लेने आए हैं। मैंने पीछे हटते हुए कहा, मैं यह सामान नहीं दे सकता, मुझे डिलीवरी करनी है। बूढ़ी औरत हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें भूतिया नाला नाम की कोई जगह मिलेगी? वह कोई जगह नहीं है सुरेश, वह एक कोर्ट है, और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो इस बक्से में बंद है। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने अपना फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं था। चलो, समय कम है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने एक चाकू निकाला जो अचानक उसके हाथ में आ गया था। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर जमे हुए थे। तभी ट्रक के बक्से से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। लकड़ी का एक बक्सा फट गया और उसमें से एक युवा औरत निकली जो रस्सियों से बंधी हुई थी। उसका मुंह कपड़े से बंधा था और उसकी आंखों में डर था। यह रही हमारी डिलीवरी, बूढ़ी औरत ने कहा, और तुम हो हमारा ड्राइवर जो हमें सुरक्षित वहां तक ले जाएगा जहां हमें जाना है। मैं समझ गया। मैं किसी अपहरण या मानव तस्करी का हिस्सा बन गया था। मेरा मालिक, वह भी इसी में शामिल था। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। तुम्हारा कोई चारा नहीं है सुरेश, या तो तुम हमारे साथ चलोगे या फिर तुम भी इन बक्सों में जगह पालोगे। उस युवा औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मेरी मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की। मेरी पत्नी का चेहरा याद आया, मेरे बच्चों का। क्या मैं उन्हें कभी वापस देख पाऊंगा? तभी दूर से कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई गाड़ी आ रही थी। बूढ़े आदमी और औरत की नजरें हेडलाइट्स की ओर गईं। मैंने उसी पल का फायदा उठाया। मैं भागकर ट्रक के केबिन में कूदा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इंजन स्टार्ट किया। बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने लॉक कर दिया था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। साइड मिरर में देखा तो बूढ़े आदमी और औरत पीछे रह गए थे, पर वह युवा औरत, वह अभी भी ट्रक के पीछे बक्से में बंद थी। मुझे एक फैसला करना था। मैं उसे छोड़कर भाग जाऊं या उसे बचाने की कोशिश करूं। दूर से आ रही कार की लाइटें करीब आ रही थी। शायद कोई मदद कर सकता था। मैंने ट्रक रोकी और पीछे की ओर भागा। बक्से को खोलने की कोशिश की। रस्सियां कसी हुई थी। मैंने चाकू निकाला जो हमेशा मैं अपने पास रखता था और रस्सियां काटनी शुरू की। युवा औरत के मुंह से निकलते हुए आवाज से मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ कहना चाह रही है। मैंने उसके मुंह का कपड़ा हटाया। भाग जाओ, वो चिल्लाई, ये एक जाल है, वे लोग। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि दूर से आ रही कार रुक गई। उसमें से 3 आदमी उतरे और उनमें से एक था मेरा मालिक। सुरेश, उसने कहा, एक पिस्तौल हाथ में लिए हुए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं स्तब्ध रह गया। वो सब कुछ, ढाबा, बूढ़े लोग, ये सब एक सेटअप था और मैं फंस गया था। अब तुम्हें 2 विकल्प हैं, मेरे मालिक ने कहा, या तो हमारे साथ काम करो या फिर इस औरत की तरह बन जाओ। मैंने चारों तरफ देखा। जंगल घना था, भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर तभी मुझे याद आया, ट्रक के टूल बॉक्स में मेरा पुराना फोन था जिसमें अभी भी बैटरी हो सकती थी। अगर मैं उसे ऑन कर पाता। ठीक है, मैंने कहा हार मानते हुए, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मेरे मालिक की आंखों में संतुष्टि दिखी। समझदारी का फैसला किया। वे लोग मेरी तरफ बढ़े, पर मैंने अपना पल चुना। मैंने ट्रक की ओर भागना शुरू किया, टूल बॉक्स की ओर। एक गोली हवा में दगी। रुक जा, कोई चिल्लाया, पर मैं रुका नहीं। मैं ट्रक तक पहुंचा, टूल बॉक्स खोला और अपना पुराना फोन निकाला। बटन दबाया, स्क्रीन जली। मैंने 100 डायल किया और भूतिया नाला जंगल में मदद चिल्लाया। फोन मेरे हाथ से छूट गया जब किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, पर काफी हो चुका था। कॉल कनेक्ट हो गई थी। अगले कुछ पल धुंधले थे, धक्के, चीखें और फिर दूर सायरन की आवाज। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर था। एक पुलिस अफसर मेरे सामने खड़ा था। तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। हमने सब पकड़ लिया है, तुम्हारे मालिक समेत, और वो लड़की भी सुरक्षित है। मैंने राहत की सांस ली। वो लड़की कौन थी?
पुलिस अफसर ने गंभीर होते हुए कहा। वो एक पत्रकार थी जो मानव तस्करी के रैकेट की खबर ले रही थी। उसे पकड़ लिया गया था और तुम्हारा ट्रक उसे लाशों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं सिहर गया। लाशें? हाँ, उसने कहा। जो लोग इस रैकेट के रास्ते में आते थे उन्हें मारकर भूतिया नाला नाम की जगह पर दफना दिया जाता था। तुम भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। मैंने आंखें बंद की। ये सब कितना डरावना था। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इस जाल में फंस गया। पुलिस अफसर ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उस पुराने फोन का इस्तेमाल किया, उसी से हमें तुम्हारा लोकेशन पता चला। पर मेरे मन में एक सवाल था, वो बूढ़ा आदमी और औरत, वे कौन थे? क्या वे भी पकड़े गए? पुलिस अफसर ने हैरानी से देखा। किस बूढ़े आदमी और औरत की बात कर रहे हो? हमें तो सिर्फ 3 लोग मिले, तुम्हारा मालिक और उसके 2 साथी। मेरी सांसें रुक गईं। तो वे दोनों कौन थे? जब मैं डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने सब सुना। वो रोते हुए बोली, कभी मत जाना फिर ऐसे काम पर। मैंने उसे चुप कराया, पर मेरे मन में वो सवाल अभी भी था। कुछ दिन बाद जब मैं ट्रक का सामान निकाल रहा था जो पुलिस ने वापस किया था, तो मुझे ट्रक के पीछे एक चीज मिली। एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में 2 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत, वही जो मुझे ढाबे में मिले थे। पीछे लिखा था, हमारी बेटी की हत्या का बदला लेना था, धन्यवाद। मैंने तस्वीर को देखते रहा। क्या वे वास्तविक थे या फिर कुछ और? मैंने कभी उन्हें दोबारा नहीं देखा, नहीं कभी उस रास्ते से गुजरा। पर कभी कभी रात में जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है और एक आवाज सुनाई देती है, तुमने अच्छा किया। उस पुरानी तस्वीर को देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। वे दोनों, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत, वास्तव में कौन थे? क्या वे उन लोगों के लिए बदला लेने आए थे जिनकी बेटी की हत्या हुई थी, या फिर कुछ और? मैंने तस्वीर को अपने बटुए में रख लिया और घर के अंदर आ गया। मेरी पत्नी ने देखा कि मैं परेशान हूं। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, पर मेरी आवाज कांप रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब मैं आंखें बंद करता मुझे वो युवा औरत याद आती जो पत्रकार थी, और उसकी आंखों में डर। और फिर वे बूढ़े लोग, उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, दुख और गुस्सा मिला हुआ। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। उस अफसर से मिला जिसने मेरा केस संभाला था। सर, एक सवाल है, मैंने कहा। बताओ सुरेश, क्या उस मानव तस्करी रैकेट में किसी युवा लड़की की हत्या का मामला भी जुड़ा है? किसी की बेटी? अफसर की आंखें चौंधिया गईं। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने उन्हें तस्वीर दिखाई। ये लोग मुझे उस रात मिले थे, इन्होंने मेरी मदद की। अफसर ने तस्वीर को गंभीरता से देखा। ये तो राधा और राम स्वरूप है। उनकी बेटी की हत्या हुई थी 3 साल पहले, इसी रैकेट के लोगों ने की थी। पर वे तो क्या? मैंने पूछा। वे तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं, एक कार दुर्घटना में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर मैंने उन्हें देखा, वे जीवित थे। अफसर ने मुझे एक अजीब नजर से देखा। सुरेश, शायद तुम्हारा नहीं, मैंने कहा। मैं ठीक हूं, वे वास्तव में थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, उन्होंने ही मुझे बचाया। अफसर चुप हो गया, फिर बोला, कभी कभी ऐसा होता है। जो लोग अधूरे काम छोड़कर जाते हैं वे किसी न किसी रूप में लौट आते हैं। शायद उन्हें अपनी बेटी के हत्यारों से बदला लेना था और तुम उनका जरिया बन गए। मैं स्तब्ध रह गया। क्या यह संभव था? क्या वे वास्तव में मरे हुए थे? पर उन्हें तो मैंने छुआ था, उनसे बात की थी। उनकी बेटी का क्या नाम था? प्रीति शर्मा। वो कॉलेज की छात्रा थी। उसने भी इस रैकेट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की थी और फिर गायब हो गई। 2 हफ्ते बाद उसकी लाश मिली। मेरा गला सूख गया। और हत्यारे? वे सब पकड़े गए थे, पर एक, रैकेट का मुखिया, वो बच गया था। तुम्हारा मालिक, वो उसी का छोटा सहयोगी था। मैं समझ गया, शायद राधा और राम स्वरूप की आत्माएं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक सबका बदला नहीं ले लेती। मैं घर लौटा, पर अब कुछ बदल चुका था। मैं सिर्फ सुरेश नहीं रहा था,
मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका था जो अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ हफ्ते बीत गए। मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू की। एक नया ट्रक, सामान्य डिलीवरी, पर मेरा मन हमेशा उस रात को याद करता। एक शाम देर रात की डिलीवरी से लौटते हुए मैं उसी हाईवे पर था जहां से मैंने उस रात मुड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मैं उस रास्ते से दूर रहना चाहता था, पर तभी सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा था, हाथ हिला रहा था। मैंने गाड़ी धीमी की। रोशनी में मैंने देखा वो वही युवा औरत थी जिसे मैंने बचाया था। मैंने ट्रक रोकी। वो पास आई। सुरेश जी, उसने पूछा। हाँ, तुम यहां कैसे? मैं आपसे मिलना चाहती थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे शहर जाना है। मेरे मन में एक चेतावनी बजी, पर वो तो वही औरत थी जिसे मैं जानता था। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर बैठ गई। धन्यवाद, मैं नेहा हूं। आपने मेरी जान बचाई थी। तुम ठीक हो ना? मैंने पूछा। हाँ, पर कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ट्रक चल पड़ी। बारिश तेज हो रही थी। क्या बातें? मैंने पूछा। वे बूढ़े लोग, राधा और राम स्वरूप, मैंने उनके बारे में पूरी जांच की है। पुलिस ने कहा वे मर चुके हैं। शारीरिक रूप से हां, पर उनकी आत्माएं वे अभी भी हैं, और वे सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती। वे चाहती हैं कि पूरा रैकेट खत्म हो, और एक आदमी अभी भी बचा हुआ है। कौन? वो जिसने प्रीति की हत्या की थी। वो रैकेट का असली मुखिया है, और वो अभी भी स्वतंत्र है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है। मेरी सांसें तेज हो गईं। और वो कौन है? नेहा ने एक फोटो निकाली। इसे देखो। मैंने फोटो देखी। उसमें एक साधारण दिखने वाला आदमी था, शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन के साथ खड़ा था। ये तो शहर का डिप्टी कलेक्टर है, मैंने चौंक कर कहा। हाँ, नेहा ने कहा, और वही इस पूरे रैकेट का मुखिया है। तुम्हारा मालिक सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा था। मैं स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा आदमी, पर तुम ये सब कैसे जानती हो? मैंने जो खोजी पत्रकारिता की थी उसी के कारण मुझे पकड़ा गया था। मेरे पास सबूत है, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता क्योंकि उसकी ताकत बहुत है। तो अब क्या करेंगे? नेहा ने मेरी तरफ देखा। राधा और राम स्वरूप, उन्होंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पास वो हिम्मत है जो चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं चुप रहा। मैं फिर से इस सब में फंसना चाहता था। मेरे पास तो परिवार था, बच्चे थे। पर तभी मुझे वो तस्वीर याद आई। उस पर लिखे शब्द, हमारी बेटी की हत्या का बदला लेना था। और फिर मुझे प्रीति के बारे में सोचा, एक युवा लड़की जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर कैसे? नेहा ने एक प्लान बताया। उस आदमी की एक और इलीगल डिलीवरी है अगले हफ्ते, और वो ट्रक, वो तुम्हारी नई कंपनी का है। क्या? मैं चौंका। हाँ, वो हर जगह अपने लोग बिठा देता है। तुम्हें उस ट्रक को चलाने का ऑर्डर मिलेगा, और तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि तुम क्या ढो रहे हो। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? नेहा मुस्कुराई। मैं अभी भी पत्रकार हूं सुरेश जी, मेरे सूत्र हैं। तो अब क्या करेंगे? तुम्हें वो ट्रक चलानी है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी छुपकर। जब वो अपना सामान लेने आएगा तब हम सबूत जुटाएंगे, और फिर हम उसे पकड़वाएंगे। ये खतरनाक था, बहुत खतरनाक। पर मैं जानता था कि अगर मैंने हां नहीं कहा तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। ठीक है, मैंने कहा, मैं तैयार हूं। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद। मैं जानती थी कि तुम हां कहोगे। तुम्हें कैसे पता? राधा और राम स्वरूप ने कहा था। मेरी आंखें फैल गईं। तुमने उन्हें देखा? नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस रात जब तुमने मुझे बचाया, मैंने उन्हें देखा। वे तुम्हारे पीछे खड़े थे, और उन्होंने मुझे इशारा किया कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सिहर गया। तो वे वास्तव में थे, और वे अभी भी हैं। वे कहां हैं? मैंने धीमे से पूछा। वे हमारे साथ हैं, नेहा ने कहा। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, वे हमारे साथ रहेंगे। ट्रक शहर की ओर बढ़ रही थी। बारिश अब और तेज हो गई थी, पर अब मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। मैं सिर्फ सुरेश नहीं था, मैं उस न्याय का हिस्सा बन गया था जो बहुत देर से मिल रहा था। और मैं जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।
अगले हफ्ते जैसा कि नेहा ने कहा था, मुझे एक स्पेशल डिलीवरी का ऑर्डर मिला। रात की डिलीवरी, एक ऐसी जगह जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था। मैं जानता था कि ये वही था। मैं तैयार था। नेहा ट्रक के पीछे छुपी हुई थी, कैमरा और रिकॉर्डर लिए, और शायद, सिर्फ शायद, राधा और राम स्वरूप भी हमारे साथ थे। ट्रक चल पड़ी। अंधेरी रात में बारिश शुरू हो गई थी। ये सफर अब सिर्फ एक डिलीवरी का नहीं था, ये न्याय का सफर था, और मैं इसका ड्राइवर था। ट्रक उस अंधेरी रात में चल रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं और वाइपर एक लय में हिल रहे थे, पर मेरा दिल उस लय से अलग धड़क रहा था। हर धड़कन में डर और निश्चय का मिश्रण था। नेहा ट्रक के पीछे के डिब्बे में छिपी हुई थी। मैंने उसे खास जगह बनाई थी जहां से वो देख सकती थी पर दिखाई नहीं देती थी। उसके हाथ में एक छोटा कैमरा था और एक ऑडियो रिकॉर्डर। सुरेश जी, उसने वॉकी टॉकी पर कहा, जो हमने सेट की थी, सब ठीक है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम ठीक हो? हाँ, पर एक बात, मैंने कुछ महसूस किया। क्या? कोई हमारे साथ है ट्रक में, हम दोनों के अलावा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता था वो किसकी बात कर रही थी, राधा और राम स्वरूप। चिंता मत करो, मैंने कहा, वे हमारी मदद करने आए हैं। गंतव्य करीब आ रहा था। नक्शे के अनुसार हमें एक सुनसान इलाके में एक पुराने गोदाम तक जाना था। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सच में सही था? क्या हम एक डिप्टी कलेक्टर जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ जा सकते थे? तभी सड़क के किनारे एक छाया दिखाई दी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की। हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, वही राम स्वरूप। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने ब्रेक मारा। क्या हुआ? नेहा ने वॉकी टॉकी पर पूछा। रुको, मैंने कहा। मैं ट्रक से उतरा। बारिश में भीगता हुआ मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया। वो मुस्कुरा रहा था। तुम? मैंने कहा। हमें जल्दी है बेटा, राम स्वरूप ने कहा। उनकी आवाज हवा में घुलती हुई सी लग रही थी। वो आदमी, वो आज रात सामान खुद लेने आ रहा है। ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। पर तुम कैसे? हमारी बेटी का बदला लेना बाकी है, उन्होंने कहा, और तुम हमारा रास्ता हो। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वे गायब हो गए, ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं। मैं वापस ट्रक में आया। मेरे हाथ कांप रहे थे। सुरेश जी, क्या हुआ? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। हमें जल्दी करनी है। हम आगे बढ़े। 10 मिनट बाद वो गोदाम दिखाई दिया। एक बड़ा पुराना जर्जर गोदाम, जिसके बाहर 2 कारें खड़ी थीं। मैंने ट्रक गोदाम के अंदर चलाई। बड़े से दरवाजे से अंदर जाते ही मैंने देखा 3 आदमी खड़े थे, और उनमें से एक वो डिप्टी कलेक्टर था। मैंने ट्रक रोकी और बाहर आया। तुम सुरेश हो? डिप्टी कलेक्टर ने पूछा। वो साधारण कपड़े पहने हुए था, पर उसकी आंखों में एक खास चमक थी। जी, मैंने कहा। माल ले आए? हाँ, पर पहले पेमेंट। वो हंसा। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें सब कुछ बताया? नहीं, बस डिलीवरी करने को कहा। अच्छा। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने एक ब्रीफ केस खोला। उसमें नोटों के बंडल थे। ये लो, अब निकालो सामान। मैंने ब्रीफ केस लिया। तभी मेरी नजर गोदाम के एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ बक्से पड़े थे और उन पर एक तस्वीर थी, एक युवा लड़की की, प्रीति की। मेरा गला सूख गया। मैं जानता था कि नेहा सब रिकॉर्ड कर रही थी, पर क्या ये काफी होगा? जल्दी करो, डिप्टी कलेक्टर ने कहा। हमारे पास समय कम है। मैं ट्रक के पीछे गया। मैं जानता था कि माल क्या था। ड्रग्स, नशीली दवाएं, जो इस गोदाम के जरिए पूरे राज्य में बांटी जाती थीं। मैंने तिरपाल हटाई। तभी गोदाम के लाइट्स बंद हो गए। अंधेरा छा गया। क्या हुआ? किसी ने चिल्लाया। बिजली चली गई, दूसरी आवाज आई। पर मुझे पता था यह बिजली का खराब होना नहीं था, ये कुछ और था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, एक युवा लड़की की आवाज। पापा, मम्मी, मैं यहां हूं। प्रीति की आवाज। डिप्टी कलेक्टर चिल्लाया, ये क्या मजाक है? लाइट ऑन करो। पर लाइट्स ऑन नहीं हुई, बल्कि गोदाम के एक कोने से एक हल्की सी रोशनी आनी शुरू हुई, और उस रोशनी में 2 आकृतियां दिखाई दी, राधा और राम स्वरूप। तुम लोग, तुम मर चुके हो। राम स्वरूप की आवाज आई। हम मरे हैं, पर तुम्हारे लिए जिंदा हैं। हमारी बेटी का बदला लेने आए हैं।
मैंने उस पल का फायदा उठाया। मैंने ट्रक की ओर भागा जहां नेहा छिपी हुई थी। नेहा, अब! मैंने चिल्लाया। नेहा ट्रक से कूदी। उसके हाथ में कैमरा था जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। यह सब रिकॉर्ड हो रहा है, नेहा ने चिल्लाकर कहा। पुलिस को भेज दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर गुस्से से चिल्लाया, मारो इन्हें। उसके आदमी हमारी तरफ बढ़े, पर तभी एक अजीब घटना हुई। गोदाम के सारे बक्से अपने आप हिलने लगे। चीखें सुनाई देने लगी, सैकड़ों चीखें, उन सभी की जो इस रैकेट के शिकार हुए थे। डिप्टी कलेक्टर और उसके आदमी डर के मारे पीछे हटने लगे। यहां से भागो, मैंने नेहा से कहा। हम दोनों गोदाम के बाहर की ओर भागे, पर दरवाजा बंद था। फंस गए, नेहा ने कहा। तभी हमने देखा दरवाजा अपने आप खुल रहा था और दरवाजे पर खड़ी थी एक युवा लड़की, प्रीति। जाओ, उसने कहा, पुलिस आ रही है। हम बाहर भागे। बारिश अभी भी जारी थी। दूर से पुलिस की गाड़ियों की सायरन सुनाई दे रही थी। हम ट्रक से दूर भागे और पास के जंगल में छिप गए। क्या हुआ अभी? नेहा ने सांस फूलते हुए पूछा। न्याय हुआ, मैंने कहा। हमने देखा पुलिस की गाड़ियां गोदाम के अंदर घुसती हुई। चीखें सुनाई दी, गोली चलने की आवाजें आईं। करीब आधे घंटे बाद सब शांत हो गया। एक पुलिस अफसर बाहर आया और अपने रेडियो पर बोला, सब पकड़े गए, सारा सबूत मिल गया है। नेहा और मैंने राहत की सांस ली। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा। राधा और राम स्वरूप खड़े थे और उनके साथ प्रीति थी। धन्यवाद, राम स्वरूप ने कहा। अब हम जा सकते हैं। कहां? मैंने पूछा। शांति से, प्रीति ने कहा मुस्कुराते हुए। वे धीरे धीरे गायब होने लगे, पर जाने से पहले प्रीति ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बेटा, उसे बुखार है, जल्दी घर जाओ। मैं चौंका, मुझे तो पता ही नहीं था। जब वे पूरी तरह गायब हो गए तो नेहा ने पूछा, क्या हुआ? मुझे घर जाना है, मैंने कहा। मेरे बेटे को बुखार है, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने जवाब नहीं दिया। हम पुलिस स्टेशन गए, सब कुछ बताया। नेहा का वीडियो सबूत साबित हुआ। डिप्टी कलेक्टर और उसका पूरा रैकेट पकड़ा गया। जब मैं घर पहुंचा तो सुबह हो रही थी। मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा आंसू भरी आंखों से। क्या हुआ? मैंने पूछा। रोहित को तेज बुखार था। हम हॉस्पिटल जा रहे थे, पर अचानक बुखार उतर गया। डॉक्टर ने कहा कि यह चमत्कार है। मैं मुस्कुराया। मैं जानता था यह चमत्कार नहीं था, यह कृतज्ञता थी। मैंने अपने बेटे के कमरे में जाकर देखा, वो गहरी नींद में सो रहा था। मैं खिड़की के पास गया। बारिश रुक चुकी थी। सुबह की पहली किरणें निकल रही थी। तभी मुझे दिखाई दिया, दूर सड़क के किनारे 3 आकृतियां खड़ी थीं। वे मेरी तरफ देख रही थीं और फिर वे गायब हो गईं। पर मैं जानता था कि वे अब शांत हैं। नेहा ने अगले दिन फोन किया। सब कुछ ठीक है, मेरी स्टोरी प्रकाशित हो गई है, सब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हुआ, मैंने कहा। सुरेश जी, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि वे वापस आ सकते हैं, उस रैकेट के और लोग? मैं मुस्कुराया। नहीं, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभी मर चुके लोग भी जिंदा लोगों की रक्षा करते हैं। फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर नेहा ने कहा, तुम सही कह रहे हो। कुछ दिन बाद मैं फिर से ट्रक चला रहा था। एक नया ट्रक, नई कंपनी, साधारण डिलीवरी। रात का समय था, बारिश हो रही थी। मैंने साइड मिरर में देखा और मुस्कुराया, क्योंकि मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ है। शायद राधा और राम स्वरूप, या शायद प्रीति, या शायद और कोई जिसे न्याय चाहिए। मैं ट्रक चलाता रहा, इस बार डर के लिए नहीं, आशा के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, मैं न्याय का एक रास्ता था। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 1 साल बीत गया था उस रात के बाद। मैं अब एक नई कंपनी के लिए काम करता था, एक ईमानदार कंपनी जहां सब कुछ पारदर्शी था। नेहा की खोजी रिपोर्ट ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया था। डिप्टी कलेक्टर और उसका पूरा रैकेट जेल में था, पर कुछ चीजें बदली नहीं थी। हर बारिश वाली रात जब मैं ट्रक चलाता, मुझे लगता था कोई मेरे साथ है। कभी पीछे की सीट पर, कभी साइड मिरर में, एक साया, एक उपस्थिति। मेरी पत्नी ने कहा था, शायद वे तुम्हारी रक्षा करते हैं। शायद वो सही थी। आज की रात भी बारिश हो रही थी। मैं आखिरी डिलीवरी करके घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। बोनट खुला हुआ था। एक औरत बारिश में खड़ी हाथ हिला रही थी।
मैंने ट्रक रोकी। पुरानी आदत, मदद करने की। क्या हुआ? मैंने खिड़की खोलकर पूछा। कार खराब हो गई है, औरत ने कहा। क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? मेरा फोन भी डेड है। मैंने उसे देखा। वो करीब 40 साल की होगी। चेहरे पर चिंता थी। चलिए, मैंने कहा। वो ट्रक में बैठ गई। आप बहुत अच्छे हैं, आजकल लोग रुकते ही नहीं। मैं जानता हूं, मैं मुस्कुराया। ट्रक चल पड़ी। कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, क्या आप वही सुरेश हैं जिसने डिप्टी कलेक्टर वाले मामले में मदद की थी? मैं चौंका। आपको कैसे पता? मैं नेहा की दोस्त हूं, उसने आपके बारे में बताया था। मेरा नाम अनीता है। राहत मिली। ओह, नेहा कैसी है? वो अच्छी है, दिल्ली चली गई है, एक बड़े न्यूज चैनल में काम करती है। अच्छा हुआ। थोड़ी देर और चुप्पी। फिर अनीता ने कहा, एक बात बताऊं, नेहा ने मुझसे कहा था कि उस रात गोदाम में उसने कुछ देखा था। मेरा दिल धड़का। क्या देखा? उसने 3 लोग देखे, 2 बूढ़े और एक युवा लड़की। वे वहां थे पर नहीं थे, समझ रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूं। नेहा कहती है कि उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहती है कि अब वो सिर्फ सच्ची कहानियां दिखाती है, चाहे उसमें कितनी भी ताकतवर लोग क्यों न शामिल हों। ये अच्छी बात है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, अनीता ने गंभीर होते हुए कहा। क्या आपको कभी डर लगता है कि वे लोग, वो आत्माएं वापस आ सकती हैं, या शायद और कोई आ सकता है? मैंने एक गहरी सांस ली। पहले लगता था, अब नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सीख लिया है कि डर ही सबसे बड़ा शत्रु है, और जब आप डर पर विजय पा लेते हैं तो फिर कुछ भी आपको हरा नहीं सकता। ट्रक चलती रही। बारिश हल्की हो गई थी। आगे गांव की रोशनियां दिखाई देने लगी थी। मेरा घर यहीं है, अनीता ने कहा। धन्यवाद सुरेश जी। कोई बात नहीं। वो उतरने लगी पर रुकी। एक और बात, नेहा ने मुझे ये दिया था आपके लिए। उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाला। मैंने उसे लिया। ये क्या है? खोलकर देखिए। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में 3 लोग थे, राधा, रामस्वरूप और प्रीति। वे मुस्कुरा रहे थे और तस्वीर के पीछे लिखा था, धन्यवाद हमारे दोस्त, अब हम शांत हैं, तुम्हारी रक्षा हमेशा होगी। मेरी आंखें भर आईं। ये कैसे? नेहा ने कहा कि उस रात गोदाम में उसने ये तस्वीर एक टेबल पर पड़ी देखी थी। वो वहां से ले आई। उसने कहा कि ये आपके लिए है। मैं तस्वीर को देखता रहा। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाया। अनीता उतर गई। मैंने ट्रक आगे बढ़ाई। तस्वीर को मैंने अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, दिल के पास। घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई थी। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, सब ठीक है, और उसे गले लगा लिया। आज फिर देर हो गई। एक औरत की मदद की, कार खराब हो गई थी। वो मुस्कुराई। तुम कभी नहीं बदलोगे, उम्मीद है कि नहीं। रात को जब मैं सोने लगा तो मैंने खिड़की के बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी, चांद निकल आया था, और चांदनी में मुझे 3 आकृतियां दिखाई दी, दूर पेड़ों के नीचे। वे मेरी ओर देख रही थीं, और फिर वे हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए धीरे धीरे गायब हो गईं। इस बार मुझे पता था वे वापस नहीं आएंगी। अगली सुबह मैं अपने बेटे के साथ बाग में बैठा था। उसने पूछा, पापा, क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? मैं मुस्कुराया। हाँ बेटा, देखे हैं। वे डरावने थे? नहीं, वे दुखी थे, और हमने उनकी मदद की। तुम बहादुर हो पापा। नहीं बेटा, मैं बहादुर नहीं था। मैं डर गया था, पर मैंने डर से लड़ना सीख लिया। और यही जिंदगी है, डर से लड़ना और सही रास्ते पर चलना। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कोई अजीब घटना नहीं, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद वे सचमुच शांत हो गए थे। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, अब भी रात की डिलीवरी करता हूं, अब भी बारिश वाली रातें आती हैं, पर अब मैं अकेला नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी कभी मर चुके लोग भी जिंदा लोगों को सही रास्ता दिखा जाते हैं, और कभी कभी जिंदा लोग मर चुके लोगों को शांति दिला देते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर याद रखना, अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर हो, बारिश हो रही हो और कोई मदद के लिए हाथ हिलाए, तो रुकना,
शायद आप भी किसी की मदद कर रहे हो, शायद आप भी किसी को न्याय दिला रहे हो, शायद आप भी किसी की शांति का कारण बन रहे हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।